बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मार्च की आमद है और मार्च में होगा मार्च, ये बात हो चुकी तय। अब मार्च में मार्च कराने के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। नाज़रीन, मुलाकातों के सिलसिले तेज़ी से जारी हैं। मियां शहबाज शरीफ की मुलाकात जहांगीर तरीन से मुकम्मल हो चुकी। मौलाना और जरदारी साहब की मुलाकात भी हो चुकी। इन मुलाकातों के बाद मुस्लिम लीग नून ने अपने बैरून मुल्क गए हुए तमाम मेंबरान असम्बली को वापस पाकिस्तान तलब कर लिया है। जो मामला रुका हुआ था वो अगले सेटअप पे रुका हुआ था कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद अगला सेटअप क्या होगा। ऑप्शंस थे, ख़ुद पीटीआई से कोई और मिनिस्टर इंटरिम पीरियड के लिए बन जाए या काफ लीग से बने। नून लीग चाहती थी कि पीपल्स पार्टी से कोई मिनिस्टर बने और वो जरदारी साहब को ये ऑफ़र कर रहे थे कि आप प्राइम मिनिस्टर बने इंटरिम पीरियड के लिए, लेकिन आसिफ अली जरदारी सदारत के बाद इस सतह पर आना नहीं चाहते और बिलावल को वो जब भी वज़ीर आज़म बनाएंगे फुल टेन्योर के लिए 5 साल के लिए ही बनवाएंगे। बस एक ये नुक्ता तय हो जाए कि अगला सेटअप के लिए उम्मीदवार कौन होगा। उसमें से पीपल्स पार्टी का कोई सेकंड लाइन का शख्स उम्मीदवार हो सकता है, और अगर ख़ुद पीटीआई से ही किसी को लेना है तो मियां मोहम्मद सुमरो एक बेहतरीन नाम है, मुतफ़िक़ा नाम, जिस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा उनको इंटरिम पीरियड के लिए वज़ीर आज़म बनाने पर। नंबर पूरे हैं और फुल कॉन्फिडेंट है अपोजिशन। इसी कॉन्फिडेंस को देखते हुए घबराहट तारी हुई है वज़ीर आज़म पर, जिन्होंने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ मंडी बहाउद्दीन से किया और मंडी बहाउद्दीन का जलसा फ्लॉप तरीन रहा। इंतज़ामिया की पूरी कोशिश और ज़ोर लगाने के बावजूद पंडाल पूरा ना भर सका और वहाँ जो तकरीर हुई उसको लोगों ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है कि वही 3.5 साल पहले वाली तकरीर मरियम से शुरू होकर मौलाना पर ख़त्म होगी। 3.5 साल के बाद यानी चौथे साल में लोग ये तवक्को करते हैं कि वज़ीर आज़म ये बताएंगे कि हम आए थे तो ये हालात थे, हमने ये स्टेप लिए और ये पॉलिसीज़ नाफिज की जिनके अब ये नतीजे आ रहे हैं और अगले 1 साल में क्या होगा। लेकिन वही एक रटी रटाई फ़ुटबॉल मैच के मरियम ने ये कह दिया नवाज़ शरीफ उधर चला गया तो मैंने बड़ी गलती कर दी तो डीज़ल के बगैर असम्बली चल रही है। ये बातें सुन के लोगों के कान पक चुके। इन बातों से अपना लोगों के पेट भर रहे हैं, ना उनकी फाका कशी ख़त्म हो रही है, ना उन्हें रोज़गार मिल रहा है, ना उन्हें वो 50 लाख घर मिल रहे हैं, ना उन्हें पेट्रोल 40 रुपये लीटर मिल रहा है और रोज़गार पे लगे हुए लोग बेरोज़गार हो गए हैं। फाका बेरोज़गारी का ये आलम है कि कराची में 15 दिन में 50,000 वारदातें हो चुकी हैं। ये बेरोज़गारी की वजह से। जब लोग फाके से भर रहे होंगे तो फिर वो डकैतियाँ भी करेंगे, राजनियाँ भी करेंगे और हैव एंड हैव नॉट का जो फ़र्क और जो नफ़रत है वो उबल कर सामने आएगी। दावे पीटीआई की भी बहुत हैं और पीटीआई के इन दावों के बरक्स हालत ये है कि जो पीटीआई के डाई हार्ड सपोर्टर थे अब वो भी पीटीआई पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं और जिसकी एक बेहतरीन मिसाल ख़ुद उनके अपने मोहसिन बेग हैं, जो ये समझने से कासिर थे कि वज़ीर मवासलात मुराद सईद को एवॉर्ड किस कारकर्दगी के सिले में दिया गया, वो कारकर्दगी भी आप बयान नहीं कर रहे। तो फिर उन्होंने ख़ुद अंदाज़ा लगाया कि फिर कारकर्दगी वही होगी जो रेहाम खान ने सफ़ा 273 पर लिखी है। उन्होंने तो सफ़ा 273 मेंशन भी नहीं किया था, ये तो सोशल मीडिया ने बताया कि कहाँ लिखी है। उन्होंने तो सिर्फ रेहाम खान की किताब का तस्करा किया था।
जिसकी तायद प्रोग्राम में मौजूद जनरल रिटायर्ड अमजद फैद साहब ने की। वो भी PTI के हमेशा से सपोर्टर रहे हैं। तारीख़ी अल्फाज हैं सुनहरी हरूफ में लिखे जाने वाले चीफ जस्टिस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनउल्लाह साहब के, जिनका कहना यह है कि सिर्फ मुराद सईद और रेहान ख़ान की किताब का तस्करा करना कोई फहाशी नहीं है। फहाशी आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाना है। फहाशी आइन की खिलाफ वर्जी करना है। अगर रोकना है तो उसको रोकें। सिर्फ मुराद सईद का तस्करा करना या रेहान ख़ान की किताब का जिक्र करना कौन सा ऐसा जुर्म है जिस पर FIA बाकायदा तौर पर एक इंडिविजुअल की इज़्ज़त बचाने के लिए किसी पर हमलावर हो जाए और उसके घर में घुसकर उसको तशद्दुद का निशाना बनाए। मगर इस पर अभी फ़ैसला आना है। क्या फ़ैसला आता है, केस किस रुख बैठता है, लेकिन एक कानून बहरहाल उससे पहले आ गया है पीका, जिसमें यह करार दिया गया है कि फ़ेक न्यूज़ देने वाला या बेजा तनकीद करने वाले को गिरफ़्तार किया जाएगा। वो उसकी गिरफ़्तारी नाकाबिल ज़मानत होगी और उसे 5 साल कैद की सज़ा होगी। तो इस कानून का सबसे ज़्यादा निशाना तो फिर ख़ुद PTI के बनने का ख़तरा है। एक FIR दर्ज की जा चुकी है मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ इस कानून के तहत भी, लेकिन ये कानून का बुनियादी असूल है कि उसका इतलाक़ मौसर बामाज़ी नहीं होता। यानी एक काम जो परसों मैंने किया, वो परसों अगर जुर्म नहीं था तो उसको आज जुर्म बनाकर कानून लाकर मुझे उसमें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। वो नहीं हो सकती। मुताबिक फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से मौजूद हैं। अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो इमरान खान साहब की उन आइंदा तकरीरों पर होगी और मुराद सईद की आइंदा तकरीरों पर होगी जिसमें वो PTI पे माफ़ कीजिएगा मुस्लिम लीग नून पे और मरियम औरंगज़ेब पे और मौलाना साहब पर अपनी रवानी में इल्ज़ामात लगा देंगे, जो वो हमेशा से रटे रटाए सबक के तौर पर लगाते आ रहे हैं। इसको मैं रटे रटाए सबक के तौर पर इल्ज़ामात इसलिए कह रहा हूँ कि अब तक जितनी लीक्स आई हैं, पनामा लीक, पेंडोरा लीक और अब स्विस लीक, उनमें से किसी में भी ना नवाज़ शरीफ का नाम आया था ना जरदारी का नाम आया, जो कि 10% मशहूर थे और जो 1000 अरब रुपए की रोज़ाना करप्शन करते थे नवाज़ शरीफ। पनामा लीक्स में भी उनका नाम नहीं है और ना पेंडोरा लीक्स में था और अब स्विस लीक्स आई हैं। इन तीनों लीक्स में बहरहाल मुहिबान वतन के नाम ज़रूर मौजूद थे और अब तो एक पार्ट था मुहिब वतन का नाम, जिसकी शान में कासा लेसो ने बड़े कसीदे भी लिखे। अफ़गान जंग का मुजाहिद अख्तर अब्दुर्रहमान साहब, उनके बेटों के नाम पर स्विस बैंकों में 13 करोड़ मिलियन डॉलर के अकाउंट्स सामने आ गए हैं। लेकिन भाई मुहिबान वतन है, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगेगी, किसी के कान पर जूं नहीं रेंगेगी, ना रेंगे अल्लाह जाने। और इस आइन, मुल्क और कानून के और इस मुल्क के ख़जाने के और इस मुल्क की सलामती के अमीन जाने। लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे। नाज़रीन इजाज़त दीजिए। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से अगली अपडेट तक के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।